चलो बच्चा लोग और लास्ट क्लास हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट कंप्लीट कर लिए थे। डन है। वीडियो देख लेना भाई, बंद कर दे अभी, मार्किंग मत कर, नहीं समझ आएगा। यूट्यूब में पब्लिक कर दिए आज ही, ठीक है। विद इन 7-8 मिनट्स में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फुल ऐसे फैक्ट्रीज एक्ट फुल करके, ठीक है। आज का टॉपिक क्या बताओ? पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। बच्चा लोग एक बात बताओ, हम लोग लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, यस और नो? लेबर लॉ में कितना लॉ है अपने पास? 5 तरह का लेबर लॉ है, ठीक है ना। एक हुआ जो अपने पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं क्या बोलो? फैक्ट्रीज एक्ट। आज पढ़ रहे क्या? ग्रेचुइटी एक्ट। नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे? ईएसआई एक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड एक्ट, और उसके बाद पढ़ेंगे कोड ऑन वेजेस एक्ट। ये मिला के अपना कितना मार्क्स का? 15 मार्क्स का। डन है ना। तो ये वाला बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग ये वाला जर्नी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 डे टॉपिक है, थोड़ा कंसंट्रेशन रखिएगा तो जल्दी हो जाएगा। हेडिंग क्या बोलो? पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। अच्छा एक बात बता, ग्रेचुइटी का मतलब तुम लोग क्या जानते हैं? ग्रेचुइटी का मतलब होता है ग्रैटिट्यूड। ग्रेचुइटी का मतलब क्या होता है बोलो? ग्रैटिट्यूड्स जो हम लोग दिखाते हैं। किसके प्रति दिखाते हैं? अपने एम्प्लॉय के प्रति, अपने एम्प्लॉयर के प्रति। मान लो हम एक कंपनी में काम करते हैं, हम क्या हुए? उस कंपनी के एम्प्लॉय हुए, ठीक है। हम उस कंपनी के एम्प्लॉय हुए और हम वहां पे लॉयल्टी शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? लॉयल्टी। यानी कि हम कुछ भी हो जाए, हम कंपनी का साथ नहीं छोड़ रहे, कंपनी में काम कर रहे हैं। और इतना साल काम किए कि अब हम रिटायर कर रहे हैं, और जब हम रिटायर कर रहे हैं तो कंपनी मेरे को क्या पे कर रहा है? ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी इज अ पेमेंट गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय जब एम्प्लॉय शोज व्हाट? लॉयल्टी। व्हेन एम्प्लॉय शोज व्हाट? लॉयल्टी। तो ग्रेटिट्यूड, जो ग्रेचुइटी होता है, वो एक लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम क्या बोलो? ग्रेटिचुअस। अच्छा, जिसको मैं ब्लैक से मार्क करूंगा, ठीक है, या फिर जिसको मैं रेड से मार्क करूंगा, वो एमसीक्यू रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, ग्रेचुइटी डिराइव हुआ है कौन से वर्ड से बोलो? लैटिन वर्ड से, जिसका नाम क्या बोलो? ग्रेटिचुअस। जिसका नाम क्या होता है बोलो? ग्रेटिचुअस। अब ग्रेटिचुअस मीन्स क्या? एनी लमसम कंसिडरेशन, एनी लमसम कंसिडरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और द पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, ये दोनों मिला के वो लोग एक क्वेश्चन करता है, व्हेन इज ग्रेचुइटी पेएबल? व्हेन इज ग्रेचुइटी पेएबल? कब ग्रेचुइटी मिलता है? व्हेन इज ग्रेचुइटी पेएबल? ग्रेचुइटी का पेमेंट हमको कब मिलेगा? ठीक है, व्हेन इज ग्रेचुइटी पेएबल। तो लॉ बोलता है ग्रेचुइटी का पेमेंट एक तरह का लमसम होता है और वो मिलता है एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। तो व्हेन इज ग्रेचुइटी पेएबल बोलिए? एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अब टर्मिनेशन ऑफ सर्विस होता है मेनी ग्राउंड्स पे। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस होता है कितना ग्राउंड्स पे बोलो? मेनी ग्राउंड्स पे। जिसमें से नंबर 1 आता है, क्या बताइए? सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, परमानेंट डिसेबलमेंट और डेथ। तो ग्रेचुइटी, व्हेन इज ग्रेचुइटी पेएबल? ग्रेचुइटी इज पेएबल एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इंक्लूड्स व्हाट? सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। अच्छा, सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट में फर्क क्या है? सुपर एनुएशन का मतलब होता है कि आप एक एज में पहुंच गए हो और आप उस एज से क्या हो जाओगे? रिटायर हो जाओगे। और रिटायरमेंट का डज नॉट हैव एनी क्लैरिफिकेशन विद एज। रिटायरमेंट आप कहीं से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आज एक कंपनी में काम करें और आज हम छोड़ दिए उस कंपनी में, तो आज हम उस कंपनी से क्या हो गए? रिटायर हो गए। अब हम कंपनी में काम नहीं करते तो क्या हो गए? रिटायर हो गए। सुपर एनुएशन मतलब अटेनिंग एन एज, अटेनिंग एन एज, जहां पे आपको क्या करना पड़ता है? रिटायरमेंट लेना पड़ता है। और उसके पहले अगर आप चेंजेस कर रहे हैं जॉब में, तो आप हर जॉब से क्या माने जाएंगे? रिटायर्ड। एम आई क्लियर विद दिस? तो टर्मिनेशन का कितना ग्राउंड है बोलो? 5 ग्राउंड। बताइए क्या क्या? सुपर एनुएशन, टर्मिनेशन, सुपर एनुएशन, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। तो व्हेन इज ग्रेचुइटी पेएबल? ग्रेचुइटी इज पेएबल एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली ये एक गिफ्ट है। एम्प्लॉयर किसको देता है? एम्प्लॉय को। क्यों देता है? ताकि वो लॉयल्टी जो शो किया वो करे। तो ये रीड है, इसको लर्न नहीं करना।
अच्छा, लॉयल्टी मतलब क्या होता है कि कितना सारा आप काम किए हो, ये भी क्या है बोलो, रीड है। अच्छा, 6 नंबर पॉइंट को गोला करो। गोला करने का मतलब है, ध्यान रखना है, याद रखना है कि मिनिमम सर्विस पीरियड जो रिक्वायर्ड है आपको ग्रेचुइटी मिलने के लिए, दैट इज कितना साल बोलो, 5 साल। अगर आप 5 साल काम नहीं करेंगे कंपनी में तो माना नहीं जाएगा कि आपने लॉयल्टी दिखाया है। मिनिमम सर्विस कितना करना है बोलो, 5 साल। लेकिन लास्ट 2 केस है ना, जो परमानेंट डिसेबलमेंट और डेथ, उसमें आपको ग्रेचुइटी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे 1 साल बाद ही। परमानेंटली डिसेबल हो गए, एक कंपनी में काम कर रहे थे, परमानेंटली क्या हो गए, डिसेबल, या फिर आपका मौत हो गया और वो कंपनी में आप काम किए थे कितना साल, 1 साल या उससे ज़्यादा, 5 साल से कम यानी 1 साल या उससे ज़्यादा, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे ग्रेचुइटी के लिए। इसीलिए पॉइंट नंबर 7, हाँ समझ आ रहा है। तो हाउएवर इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट ओनली 1 year ऑफ सर्विस इज व्हाट, सफिशिएंट। एम आई क्लियर विद दिस? तो यहां तक आप क्या पढ़े, ग्रेचुइटी एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका नाम है ग्रेटिचुअस। ग्रेचुइटी पेबल होता है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज कितना ग्राउंड पे होता है बोलो, 5 ग्राउंड्स पे। नंबर 1 क्या है बताइए, सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। एम आई क्लियर विद दिस? 4 और 5 बहुत सिंपल है, रीड कर लेना है। 6 बोलता है कि आपको मिनिमम कितना साल सर्विस करना पड़ेगा बोलो, 5 ईयर सर्विस करना पड़ेगा, और अगर आपका डेथ और डिसेबलमेंट होता है तो कितना साल सर्विस चलेगा, 1 year ऑफ सर्विस इज व्हाट, सफिशिएंट। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, ये पॉइंट नंबर 8 आपके टैक्स टीचर आपको बताए होंगे। देखिए राउंडिंग ऑफ रूल है, याद करिए, हम लोग ग्रेचुइटी कैलकुलेट करते थे सैलरी में, याद आ रहा है, वही है, पढ़ते थे ना सैलरी में, कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। तो अगर आप कवर्ड होते थे ग्रेचुइटी एक्ट में तो एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स को क्या करते थे, राउंड ऑफ करते थे। तो यही है वो, जैसे 4 year 6 months 1 day, उसको राउंड ऑफ करके कितना मानोगे, 5 years, ठीक है। एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स होते ही राउंड ऑफ कर दोगे, जब तक 6 मंथ्स से एक्सेस नहीं हो रहा है तो वो वाला ही है। जैसे 4 year 6 months कितना मानोगे, 4 years ओनली। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, ध्यान रखिएगा, ग्रेचुइटी जो है वो ऑफ द जॉब बेनिफिट है। ऑफ द जॉब बेनिफिट मतलब जॉब छोड़ने के बाद मिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट बोला जाता है। और ये आपको मिलेगा ओनली लिविंग द जॉब, जब आप जॉब छोड़ देंगे तब आपको मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस? उसके पहले आपको ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेचुइटी में कोई एडवांस सिस्टम नहीं होता, जैसे तुम पेंशन एडवांस में ले सकते हो, प्रोविडेंट फंड एडवांस में ले सकते हो, ग्रेचुइटी जॉब छोड़ोगे तभी मिलेगा। तुम ऐसे नहीं बोल सकते हम जॉब छोड़ने वाले, दे दीजिए ना एक बार के लिए, काम है। पेंशन इन द एडवांस मीन्स क्या, कि आप एक एज पहुंचे मिल जाएगा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में एक एज पहुंचे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस? डन है। तो देयर इज नो एडवांस सिस्टम फ्रॉम ग्रेचुइटी पेमेंट एज वॉज प्रेजेंट इन किस में, प्रोविडेंट फंड में। डन है क्या? अच्छा, ग्रेचुइटी एक्ट कब इनेक्ट हुआ है, 16 सितंबर 1972। तो मैंने जो रेड मार्क किया है वो किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए, और जिसमें मैंने क्वेश्चन लिख दिया है वो क्वेश्चन वो पूछ सकता है इस पूरे पेज में, ठीक है। तो इस पूरे पेज में आपको बेसिक चीज याद हो गया कि ग्रेचुइटी क्या होता है क्या नहीं होता है, ऑफ द जॉब बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो ये 11 पॉइंट में आपको याद क्या रखना है कि ग्रेचुइटी आया कब था, 16 सितंबर 1972 में। ग्रेचुइटी मतलब होता है ग्रेटिट्यूड जो हम लोग एम्प्लॉय के प्रति शो करते हैं जब वो उनको क्या दिखाता है, लॉयल्टी दिखाता है। ग्रेचुइटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, एट द टाइम ऑफ व्हाट, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस कितना ग्राउंड्स पे होता है बोलो, 5 ग्राउंड्स पे। बताइए क्या क्या, सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। आपको कितना, आप कब एलिजिबल होंगे ग्रेचुइटी के लिए, जब आप 5 years ऑफ सर्विस किए होंगे। डन है क्या? और नेक्स्ट, डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट के लिए कितना साल ऑफ सर्विस चलेगा, 1 year। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं इस एक्ट के एप्लीकेबिलिटी पे, इस एक्ट के एप्लीकेबिलिटी पे, ठीक है, कि ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ होता है। देखिए, ये अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब पॉइंट नंबर 2 आप कट कर दीजिए, अब वो लॉजिक नहीं लगता। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 3 बोलता है, अगर आप एक फैक्ट्री है, प्लांटेशन है,
पोर्ट है, माइंस है, ऑयल फील्ड है और रेलवेज है। क्या 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 यूज किया बोलो? फैक्ट्री, प्लांटेशन, पोर्ट्स, माइंस, ऑयल फील्ड्स एंड रेलवेज। वंस मोर, क्या क्या? फैक्ट्री, प्लांटेशन, पोर्ट्स, माइंस, ऑयल फील्ड्स, रेलवे। अगर आप ये है तो आपके ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉय के ऊपर, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। भाड़ में जाए आपका नंबर ऑफ वर्कर्स जितना भी है, ठीक है? नंबर ऑफ वर्कर्स जितना भी, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर 2 वर्कर भी और अब रेलवे में है तो भी आपके ऊपर क्या हो गया? बोलिए, ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया। इन लोग को छोड़ के बाकी अदर एस्टेब्लिशमेंट में मिनिमम कितना लोग चाहिए बोलो? 10 या मोर पर्सन। इन लोग को छोड़ के बाकी लोगों के ऊपर अगर ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल होगा तो कितना लोग चाहिए बोलो? 10 और मोर पर्सन ऑन एनी डे इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। आज आप देख रहे हो ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करता है कि पिछले 12 महीना में अगर एक भी दिन, एक भी पल 10 लोग भी आपके यहां काम किया है जॉब में, तो आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा बताइए? ग्रेचुइटी एक्ट। अच्छा, माइंस के लिए कितना लोग चाहिए? कुछ भी होने से चलेगा, नंबर मैटर नहीं करता। तो फैक्ट्रीज, प्लांटेशंस, पोर्ट्स, माइंस, ऑयल फील्ड्स, रेलवे, इसमें कोई भी नंबर ऑफ वर्कर मैटर नहीं करता। लेकिन अदर एस्टैब्लिशमेंट में मिनिमम कितने वर्कर्स चाहिए बताइए? 10 और मोर पर्सन होने चाहिए टू मेक दिस एक्ट एप्लीकेबल। तो एक सवाल वो लोग ये पूछ सकता है कि when is gratuity act applicable? When is gratuity act applicable? कब ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है? तो आप लिख दीजिएगा, ग्रेचुइटी एक्ट इज एप्लीकेबल all over the India including Jammu and Kashmir. It is applicable to the establishment where 10 or more person are employed on any day preceding the 12 months. However, in case of factory, plantation, mines, ports, oil fields, railway, number of worker does not matter. Am I clear with this? फिर देखिएगा, there is no eligibility period of claiming the gratuity and there is no salary limit for gratuity purpose. सैलरी कितना भी हो, ग्रेचुइटी एक बात है। मेरा सैलरी 6 लाख भी हो तब भी ग्रेचुइटी मिलेगा, 40 लाख भी हो तब भी ग्रेचुइटी मिलेगा अगर ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल है। अच्छा, एम्प्लॉई एलिजिबल हो जाता है ग्रेचुइटी में जिस दिन वो जॉब ज्वाइन करता है, लेकिन क्लेम कर सकता है उसको नौकरी छोड़ने के बाद, और नौकरी वो छोड़ा हो कितना साल सर्विस करके, वो तो 5 साल बाद। ज्वाइन किया जॉब, एलिजिबल हो गया, ज्वाइन किया जॉब, एलिजिबल हो गया। क्लेम कब करेगा? जब जॉब छोड़ेगा, लेकिन जॉब छोड़ने से पहले मिनिमम कितना साल सर्विस दिया होगा? 5 years। लेकिन परमानेंट डिसेबलमेंट और डेथ में कितना साल ऑफ सर्विस चलेगा? 1 year ऑफ सर्विस। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये पेज 1 मिनट दे रहे, देख लो, कोई दिक्कत? बाबा ये सब लॉ बहुत इजी है, ठीक है, ये सब फटाफट होने वाला चीज है। डन? चलो, अब नेक्स्ट क्या था बोलो? कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी। ये भी आपके टैक्स टीचर आपको थोड़ा बहुत बताए होंगे। अब देखिए, ग्रेचुइटी इज कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर। पहले आप समझ जाइए कितने जात के वर्कर होते हैं। एक होते हैं मंथली रेटेड एम्प्लॉय, एक होते हैं डेली रेटेड एम्प्लॉय, एक होते हैं पीस रेटेड एम्प्लॉय और एक होते हैं सीजनल एम्प्लॉय। मंथली रेटेड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है बताओ? मंथली बेसिस पे जिसको आप पेमेंट दे रहे हो उसको क्या बोलते हैं? मंथली रेटेड एम्प्लॉय। फिर दूसरा आता है क्या बोलो? डेली रेटेड एम्प्लॉय। एक ऐसा एम्प्लॉय जो डेली बेसिस पे काम करता है उसको अपने क्या बोलते हैं? डेली रेटेड एम्प्लॉय। फिर आता है थर्ड नंबर क्या बोलो? पीस रेटेड एम्प्लॉय। जितना माल बन रहा है, जितना वो प्रोडक्शन कर रहा है, उस हिसाब से जब हम उसको पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? पीस रेटेड एम्प्लॉय।
और फोर्थ होता है कौन बोलो, सीजनल एम्प्लॉय। सीजनल एम्प्लॉय का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर सीजन में क्या करता है, काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल एम्प्लॉय। एम आई क्लियर विद दिस? तो आप ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथली रेटेड हुआ तो ग्रेचुइटी निकालेंगे लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस इंटू 15/26। टैक्स में पड़े हुए ना, मंथली रेटेड का कैसे निकालते बताओ, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विसेज इन एक्सेस ऑफ व्हाट, 6 मंथ्स। डन है। अच्छा, डेली रेटेड में ग्रेचुइटी कैसे निकलेगा, लास्ट 3 मंथ एवरेज वेज लेंगे आप, लास्ट 3 महीने का क्या लेंगे, एवरेज वेज लेंगे, उसको नंबर ऑफ ईयर से सर्विस से वो करेंगे और 15/26 करेंगे, और सेम विथ व्हाट, पीस रेटेड। ये आपके लॉ में कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, बट ग्रेचुइटी एक्ट में है तो मैं बता दिया। डन है क्या अच्छी तरह से? नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेशंस, कुछ चीज़ें का एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ एज पर लॉ है। जैसे कि मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर कंप्यूटेशन इज हाउ मेनी ईयर्स, बताइए, 33 ईयर्स। इसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब जानते हैं आप, अगर 35 साल भी काम किए लेकिन आपका 15/26 इंटू सैलरी इंटू कितना लेंगे, 33। समझ आ रहा है? आप 50 साल काम करेंगे फिर भी कितना साल लास्ट मानेंगे, 33। यानी ग्रेचुइटी का जितना भी साल आप काम किए लिमिट कितना रहेगा, 33। डन है क्या? नेक्स्ट, यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी एंड डीए। होप आपको पता है, समझ आ रहा है? हाँ कवर्ड, हाँ ये सिर्फ कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट वाला ही है, सैलरी प्लस डीए। रिटायरमेंट बेनिफिट की पूरा डीए, पूरा डीए, यहाँ पे पूरा डीए, कवर्ड वाले में पूरा डीए। डन है ना? अच्छा, सैलरी जो आप कैलकुलेट करोगे उसमें कोई भी तरह का डिडक्शन आप नहीं लोगे, समझ आ रहा है? अच्छा, कोई भी तरह का ओवर टाइम अलाउंसेज या कोई भी तरह का पेमेंट आप ऐड नहीं करोगे वेजेस में। सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, ना कोई अलाउंसेज ऐड होगा ना नथिंग, ओनली बेसिक सैलरी। बोलने का मतलब है बेटा कि ग्रेचुइटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप 15/26 लोगे ना, इसको इंटू करते हम लोग किससे, लास्ट ड्रॉन सैलरी से। ये जो सैलरी है ना इसके अंदर आएगा बेसिक सैलरी प्लस डीए, कोई भी तरह का अलाउंसेस ऐड नहीं होगा। समझ आ रहा है? वही वो बोल रहा है। अच्छा, सर्विसेज, अच्छा आप एलिजिबल कब होंगे ग्रेचुइटी के लिए, कितना साल काम करेंगे जब आप, कितना साल बोलिए, 5 ईयर्स। अब वो जो सर्विस दे रहे हैं ना वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस 5 ईयर्स। 1 साल किए फिर 6 महीना गायब हो गए फिर वापस ज्वाइन किए फिर किए, ये नहीं, कंटिन्यूअस 5 ईयर सर्विस होना चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। अनकंट्रोलेबल ब्रेक हुआ तो अलाउड है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया वो चलेगा। डन है क्या? अच्छा, कितना साल काम करना है बताओ, अब 5 ईयर्स कौन सा सर्विस चाहिए बोलो, कंटिन्यूअस सर्विस। और कब माना जाएगा कि आप कंटिन्यूअस सर्विस काम किए हो, लॉ बोलता है देखिए, ईच ईयर ऑफ सर्विस शुड बी कंटिन्यूअस एंड कंप्लीट। और कब माना जाएगा कि आप कंप्लीट का, 5 साल में तुम हर साल 3 दिन आता है, 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन, पूरे 5 साल में तुम कितना काम किया, 15 दिन, और तुम बोल रहे ग्रेचुइटी दीजिए। लॉ बोलता है नहीं, ये तो नहीं होगा। तुमको एटलीस्ट अगर 5 दिन हफ्ता का काम होता है तो तुमको एटलीस्ट 1 साल में कितना दिन दिखना चाहिए बोलो, 190 दिन, 190 डेज पर ईयर। और अगर 6 दिन वाला काम होता हफ्ता का तो कितना दिन दिखना चाहिए बोलो, 240 दिन पर ईयर। मतलब इतना दिन तुम कंपनी में आया था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आया था, काम किया था। डन है क्या? और अगर सीजनल है, सीजनल मतलब जानते हो, सीजन मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में काम होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, छाता कब बनाओगे, कौन से सीजन में, रेनी सीजन में बनाओगे ताकि भीग जाए, हम लोग भीग जाए। रेनी सीजन में तुम बना रहे हो, बारिश हो रहा है, कि उसके पहले बनाओगे, पहले बनाओगे ना रे, बारिश के महीना में तुम छाता बनाओगे, शाबाश। तो दिवाली का पटाखा कब बनाओगे, दिवाली के दिन, ताकि बनाओ और दे दो, एक बार में आग लगा दो। डन है? बोलने का मतलब है सीजनल एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर सीजन में काम करता है और उसका जैसे ही सीजन कंप्लीट होता है वो छोड़ देता है। जैसे पतंग का बात कर लो,
15 अगस्त में शायद पतंग उड़ाते हैं ना, और नहीं 15 अगस्त में नहीं उड़ाते, मकर संक्रांति में भी उगता है, और भी उगाते हैं, रुक ना दे, और एक तो विश्वकर्मा पूजा के दिन भी होता है, सरस्वती पूजा में गुड्डी उड़ाते हैं क्या रे? ये लोग उड़ाता है, खुद ही उड़ जाता है, इसका पीजी ऐसे ही भूतिया है ना। अच्छा, सीजनल एम्प्लॉय हो तो जितना दिन काम, मतलब जितना दिन सीजन में डेज होता है ना, उसका उसका 75% आप दिन आए हो। एक सीजन में डेज होता है, डेज 6 महीना मंथ हुआ तो उसको डेज में कन्वर्ट करोगे, उसके 75% डेज तुम आए हुए हो, ठीक है, तब मानेंगे तुमने क्या किया, कंटिन्यूअस सर्विस किया है। एम आई क्लियर विद दिस? तो आपसे कभी भी पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस सर्विस, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस सर्विस अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। तो कंटिन्यूअस सर्विस अंडर ग्रेचुइटी एक्ट मीन्स दैट द पर्सन हैव वर्कड फॉर 5 कंटिन्यूअस years. Such person should have worked for at least 190 days per year if there was 5 days a week, if the working hour was 5 days of week, if it was 6 day of the week, then how many days? 240 days. And in case of seasonal employment 75% of days in each season. क्लियर? अच्छी तरह से डन। अच्छा, कितना ग्रेचुइटी पेबल करना है ये आप कट कर दीजिए, आपको टैक्स टीचर बताए होंगे। मैक्सिमम लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है ग्रेचुइटी का? 20 लाख रुपया। डन है क्या? ग्रेचुइटी का कितना लिमिट है बोलिए, स्टैट्यूटरी लिमिट बताइए, 20 लाख रुपया। पढ़ा हुआ है तुम लोग टैक्स में, ये वही है। डन है क्या? अब चलिए, अब आइए नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो बेसिक डिस्कशन क्या है बोलो, नॉमिनेशन का। किसका डिस्कशन है बताओ? नॉमिनेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग नॉमिनेशन डिस्कस करने वाले हैं तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि किसको हम लोग नॉमिनी अपॉइंट करेंगे, ठीक है। एक इंसान जिसको ग्रेचुइटी मिलने वाला है तो वो अपना लॉयल्टी शो किया है, लेकिन वो नॉमिनी भी तो बना सकता है ना किसी को। नॉमिनी मतलब मेन किसको मिलेगा? उसी को। बट अगर उसका मौत हो गया, कोई तो होना चाहिए जो उसके बिहाफ में वो ग्रेचुइटी ले, तो नॉमिनी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन कितना दिन? 30 days आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ 1 year। देखिए 1 year के बाद यू आर एलिजिबल टू गेट ग्रेचुइटी इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट और डेथ, है ना। अगर हो गया, मान लो 1 साल हो गया, जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ तो मर गया 400 दिन में, ठीक है, तो उस केस में नॉमिनी होने से उसको दे देंगे ना। समझ आ रहा है? तो नॉमिनेशन कब अपॉइंट करना बताओ? विद इन 30 days आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ बोलो 1 year। मेरा बात समझ, 1 year कंप्लीट हुआ, वहां से 30 दिन के अंदर एक नॉमिनेशन अपॉइंट कर दीजिए, नॉमिनी अपॉइंट कर दीजिए। नॉमिनी मस्ट बी, नॉर्मली होना चाहिए कौन बोलो? फैमिली मेंबर। समझ आ रही? ये पहले ध्यान देना, ठीक है। और नॉमिनी का अपॉइंटमेंट होगा कौन से फॉर्म में? एफ फॉर फैमिली, फॉर्म एफ, याद रहेगा। नॉमिनी का अपॉइंटमेंट किस में होगा? फॉर्म एफ में। अच्छा, नॉमिनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय होता है, ठीक है, उसको ही अपॉइंट करना है। एम्प्लॉयर लिखा है, इसको कर दो एम्प्लॉय। नौकरी को 1 साल हो गया, वहां से 30 दिन ग्रेचुइटी मिलने के बाद क्यों नॉमिनी अपॉइंट करेंगे बे? डन है क्या अच्छी तरह से? ओके। नॉमिनेशन मस्ट बी इन द फेवर ऑफ क्या बोलो? फैमिली मेंबर्स। डन है क्या? चलिए नेक्स्ट। अब फैमिली मेंबर होना चाहिए। अब आज के कलयुग में फैमिली तो पता नहीं कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ठीक है। अब फैमिली मेंबर क्या होता है यहाँ पे बता दिए कि व्हाट इज अ फैमिली। यहाँ पे आइए, तो बताना पड़ेगा भाई, वो खुद अपने आप को फैमिली मानेगा। एम्प्लॉय हिमसेल्फ, स्पाउस ओनली लीगल वाला, ठीक है। लीगल स्पाउस मतलब जो आपका खुद का है, ठीक है ना। सपोज करो ये हम हैं और कैसा नीच आदमी है तुम लोग, और ये मेरी पर्सनल वाइफ है। बेसिकली ये कौन है? मेरी, ठीक है।
अब मेरा एक अफेयर चल रहा है किसी के साथ, ये पाउट है, अरे नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, तकलीफ में। अरे वो पाउट होता है ना जो डक फेस वाला, वो है ये, ठीक है। ये मेरी कौन है बोलो, बाहर वाला। तो लीगल कौन हुआ, लीगल कौन हुआ, ये घर वाली क्या बोल रहा है, बोलना वाइफ। बच्चा सीरियस हो गया, घर वाली बाहर वाली कर रहा है, ठीक है। तो फैमिली के अंदर कौन कौन आया, हम खुद आएंगे, हम आएंगे, स्पाउस आएगा। इलीगल मतलब ये नहीं आएगी फैमिली में, ठीक है, ये मेरे फैमिली में नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रेन आएगा, जितना करना है करो, एनी नंबर, ठीक है, चाहे बायोलॉजिकल हो या फिर अडॉप्टेड हो, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। पाप हो गया इससे भी मेरा कुछ, एक दो ठो निकल आया, तो ये नॉमिनी बन सकता है, ठीक है, ये नॉमिनी बन सकता है, लीगल हो या फिर इलीगल हो। क्या बोल रहा है, हाँ बच्चा हो सकता है, ये नहीं हो सकती है, डन है, क्लियर हुआ। अच्छा, लीगल मतलब, इलीगल मतलब, इलीगल मतलब ये इलीगल, लीगली मेरे स्पाउस से बच्चा हुआ तो लीगल बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। इससे पैदा हुआ, मैंने एग्जांपल दे रहे हैं, बाहर वाली इससे हुआ तो ये इलीगल हुआ, डन है क्या, क्लियर हुआ। तो फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा बोलो, क्या पढ़वा रहा है भाई तुम हमसे, एम्प्लॉय, पेन भी रुक गया शर्मा के, नहीं, एम्प्लॉय, स्पाउस, ठीक है, चिल्ड्रेन, चाहे बायोलॉजिकल हो या अडॉप्टेड, मैरिड हो या अनमैरिड, लीगल हो या इलीगल, डन है। मम्मी को लगता है हम कभी भी नहीं पढ़ा सकते, मेरा पे शॉर्ट टेम्पर नेचर है तो हम पढ़ा नहीं सकते, और हमको लगता है हम पढ़ा सकते, लेकिन हम शॉर्ट टेम्पर नहीं है, वही तो। डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ व्हाट, एम्प्लॉय। अरे मेरे माँ बाप जो है उनको भी हम नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन माँ बाप क्या होने चाहिए मेरे ऊपर, डिपेंडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ स्पाउस ऑफ एम्प्लॉय, मतलब मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर, उसको भी हम अपना नॉमिनी बना सकते हैं, डन है क्या। अच्छा, विडो को भी बना सकते हैं, चिल्ड्रन को भी बना सकते हैं, विडो को भी बना सकते हैं, चिल्ड्रन को भी बना सकते हैं, ऑफ प्री डिसीज सन। मतलब देखो, ये एक बंदा है, इस बंदा को हम लोग बोलेंगे कौन, बोल, एम्प्लॉय, ठीक है। इससे उत्पत्ति हुआ, नहीं किसी को क्यों नाम दे, इसका उत्पत्ति हुआ तो ये कौन हुआ, इसका सन। अब जब सन है तो इसको भी 100 के शादी वादी का, तो ये सन की क्या हुई, वाइफ, डन है। अब दोनों उत्पत्ति हुआ, दोनों से एक, दो, कौन निकला, चाइल्ड। एज पर नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस इस लाइफ में फीफो चलता है, क्या चलता है, फीफो, जो पहले आता है वो पहले मरता है, ठीक है, नेचुरली। लेकिन हुआ क्या, मेरा सन ही मर गया, मेरा मतलब एम्प्लॉय का, साला मेरे को भाई मार रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे से पहले वो मर गया, उसी को बोलते हैं प्री डिसीज्ड सन, उसी को क्या बोलते हैं, प्री डिसीज्ड सन। तो ऑटोमेटिकली इसकी वाइफ क्या कहलाएगी बोलो, विडो, और ये कौन हो गया, उसका बच्चा। तो ये एम्प्लॉय चाहे तो अपने सन के विडो को और उसके चाइल्ड को क्या बना सकता है, नॉमिनी बना सकता है, क्लियर हुआ। इसीलिए लिखा है विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड सन, क्लियर हो अच्छी तरह से, विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ व्हाट, प्री डिसीज्ड सन। तो ये रहे हमारे फैमिली में, किसमें, अगर ये मेरा बच्चा, देखो एक कॉमन सेंस यूज करो,
ये मेरा, हम इसके पति है, ठीक है। एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ कौन? हम चाची कॉल करते हैं, क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ। क्या बोले रे? हाँ, अब इससे इससे मेरा उत्पत्ति हुआ, ठीक है, 2 बच्चा का, ठीक है। क्या पढ़वा रहा है भाई। और ये बाहर वाली है, इससे मेरा 2 हुआ। तो एक्चुअल में इन लोग का क्या गलती? चाइल्ड तो ये मेरा ही कहलाएगा, खून तो मेरा है ही इसके अंदर, पूछो। डन है। तो अब ये मरे क्योंकि इसका नाम मेरा ही कहलाएगा। डन है अच्छी तरह से। अब सपोज करो ये एम्प्लॉय बनी है, तो इसके नज़र पे ये उसका बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे लिए और हम दोनों के लिए ये हमारा बच्चा है। चीज़ों को समझो, समझ आए? अब डिटेलिंग में मत जाओ, हम परेशान हो जाएंगे बच्चा बना बना के। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो नॉमिनी कौन होना चाहिए बताओ? एम्प्लॉय हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, स्पाउस का पेरेंट्स हो सकता है, और विडो और सन हो सकता है। डन है क्या अच्छी तरह? ऑफ किसका? डिसीज्ड सन। ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनो। नॉमिनी अपॉइंट करना है आपको किस में बोलो? एफ में, ठीक है। अब सपोज कर लो अभी हम मैरिड है कि नॉन मैरिड है? तेरे तरह नहीं अफेयर चलाते कहीं पे। नॉन मैरिड है हम अभी, क्या है? नॉन मैरिड। और हमको अपॉइंट करना है किसको? नॉमिनी को, ठीक है। तो मैंने नॉमिनी में अपॉइंट किया अपनी माँ को, ठीक है। अब हम बोर हो गए अकेले जीवन से, ठीक है। अब हमको करना था शादी, और मैंने एक लड़की के साथ शादी किया, ठीक है। इसका नाम लड़की है, ठीक है। मैंने इसके साथ शादी किया, तो लॉ हमको एक ऑप्शन देता है कि शादी के बाद, अब देखो मैंने शादी किया, ये मेरी क्या बनी? वाइफ। अब ये मेरे को नाम लेके तो नहीं बुला सकती ना, ये मेरे को बुलाएगी जी। क्या बुलाएगी? जी, ठीक है। तो शादी के पहले अगर आपका नॉमिनी अपॉइंट हो चुका है, तो माँ को आपने कौन से फॉर्म में अपॉइंट किया था? एफ में। शादी के बाद आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म जी। तो देखो ये लिखा है, व्हेन एम्प्लॉय मैरी आफ्टर फाइलिंग फॉर्म एफ, ही विल फाइल फॉर्म जी टू डिक्लेयर द नॉमिनी अगेन। कितना दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर। शादी के बाद उसको फिर से फॉर्म जी करके फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि लोग को लगता है कि शादी के बाद, पहले तुम्हारा शादी नहीं था तो माँ थी, और अगर शादी के बाद तुमको मन है, मन तो तुम अपनी वाइफ को नॉमिनी बना सकता है, डिक्लेयर कर सकता है किस में? जी में। लेकिन तुम बोलता है नहीं रहने दो, माँ को ही रहने दो, तो जी में वापस से किसका नाम लिख देना? माँ का। हाँ, नहीं, हम लोग इंडिया में इमोशनल फूल है, ठीक है। इंडिया का सिंपल लॉजिक होता है, और बाहर का नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि जब तक आप शादी नहीं करते हो तो आप, एक परिवार चल रहा होता है, माँ बाप, आप माँ बाप के बच्चे, ठीक है। शादी के बाद जब एक इंसान शादी कर लेता है तो वो अपना एक अलग लाइफ में सेटल होता है, मतलब उसका अलग फैमिली स्टार्ट होने वाला रहता है। डन है क्या? शादी होते ही, जैसे मान लो इसका नितेश का शादी हो गया, तो वो अब एक अलग फैमिली सेटल में, माँ बाप उसका अपना है, तो वो अपना इसको प्रायोरिटी देगा पहले। आपके माँ बाप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं अभी? आप लोग को ना। नोटिस करो, मम्मी चली जाती नानी घर, एकदम मुंह उठा के, 6 6 महीना 12 महीना, मम्मी बुलाई है, जा रहे हैं, कि किसको प्रायोरिटी, किसको दे रही है?
आप लोग को ना, तुम लोग इमोशन में आ रहे हैं, ऐसे माँ बाप को छोड़ देंगे, छोड़ने कोई नहीं बोल रहा है, प्रायोरिटी सेट हो जाता है। माँ बाप अभी पापा किसके लिए खट रहे ज़्यादा? आप लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए, कि सब कुछ तुम लोग को ऐसे घुमा रहे हैं इधर उधर और सारा पैसा चाचा लोग के पास दे दे रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, इस बच्ची का अलग दुख चल रहा है। डन है क्या? अच्छी तरह से क्लियर हुआ? अच्छा, अगर तुमको कभी भी नॉमिनी चेंज करना है तो आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना बताइए? एच। नॉमिनी, देखो लेबर लॉ में ना, लेबर लॉ में एक चीज याद रखना बच्चा लोग, लेबर लॉ में फॉर्म नंबर अल्फाबेट्स होता है और कंपनी में जो फॉर्म नंबर्स होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक होता है। जैसे INC 32, 28, INC 28। और लेबर लॉ में जितने भी फॉर्म्स होते हैं सब किस ऑर्डर पे होते हैं बोलो? अल्फाबेटिक्स ऑर्डर पे। इसीलिए फॉर्म F में नॉमिनी, और फॉर्म F पहले फाइल किए थे, बाद में शादी किए तो फॉर्म G में डिक्लेयर करो, और जब कभी भी नॉमिनी चेंज करना हो तो फाइल करो कौन सा? फॉर्म H। अगर शादी से पहले वो ऑलरेडी शादीशुदा था, ठीक है, शादीशुदा ऑलरेडी था, तो उसका फॉर्म F में ही नॉमिनी फाइनल होगा, ठीक है। अगर हम शादीशुदा नहीं थे उस समय हम नॉमिनी अपॉइंट करेंगे फॉर्म F में, शादी के बाद ही हम फाइल करेंगे फॉर्म G, ठीक है। लेकिन हम शुरू से ही शादीशुदा है और उसके बाद फॉर्म नॉमिनी अपॉइंट करना, तो वो भी किस में आएगा? F में। डन है क्या? अच्छा, नॉमिनेशन आपको सबमिट करना है किस में बोलो तो? डुप्लीकेट फॉर्म, डुप्लीकेट एक नहीं दो फॉर्म साइन करना है, ठीक है। विच मीन्स 2 कॉपी शुड बी सबमिटेड बाय द एम्प्लॉइज, 2 कॉपी एम्प्लॉय को सबमिट करना है। डन है क्या? अच्छा, अगर एम्प्लॉय इलिटरेट है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो नॉमिनेशन को साइन करेगा कौन बोलो? 2 विटनेस। इट मस्ट बी साइंड बाय 2 विटनेस। मैं एक मिनट दे रहा हूं, आप ये पूरा कवर करो जितना पढ़ाया हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या बताइए तो? फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी फॉरफीचर का मतलब होता है कि आपका जो ग्रेचुइटी है वो हम आपसे छीन लेंगे, फॉरफीट कर लेंगे, आपको ग्रेचुइटी नहीं देंगे, ठीक है। देयर विल बी फॉरफीचर ऑफ व्हाट बोलो? ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी शुड बी लायबल टू बी व्हाट बोलो? फॉरफिटेड इफ स्पेसिफाइड ऑफेंस इज कमिटेड। आप कुछ ऑफेंस करेंगे तो आपका ग्रेचुइटी हम क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे, नहीं देंगे। अब फॉरफीचर हो सकता है पार्शियल हो या फिर टोटल हो, कुछ अमाउंट करें फॉरफिट, या फिर पूरा का पूरा ग्रेचुइटी क्या कर ले बोलो? फॉरफिट कर सकते हैं हम आपका, ठीक है। हम आपका कुछ अमाउंट फॉरफिट कर सकते हैं या फिर हम आपका पूरा का पूरा फॉरफिट कर सकते हैं। डन है क्या? अच्छा, क्यों होगा फॉरफिट? आपने किया है फ्रॉड। आपने क्या किया बताइए? फ्रॉड। इफ यू हैव फ्रॉड, आपने फ्रॉड किया है तो आपका ग्रेचुइटी फॉरफिट होगा। नंबर 2, आप वायलेंट बिहेवियर की तरह, मतलब वायलेंट बिहेवियर रखे हैं कंपनी के प्रति, एम्प्लॉयर के प्रति आपका एक वायलेंट बिहेवियर है रहा है और जिससे नुकसान हो रहा है, तो वो हो जाएगा। नंबर 3, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। एसेट को मिस एप्रोप्रिएटली यूज करते हैं, टैम्पर करते हो, इधर का उधर करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, तो आपका ग्रेचुइटी से हम पैसा फॉरफिट कर सकते हैं। क्या क्या बोलो? फ्रॉड, वायलेंट बिहेवियर एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। हाँ, इसमें आ जाएगा। रिवैल्यूएशन एक तरह का एजम्प्टिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, ठीक है, जहाँ पे आप रिवैल्यूएशन करते हो और उसको नोट करते हो, तो वो ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, कम भी दिखा, दोनों ही क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है। अच्छा, अब देखो एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या बताओ? कंपल्सरी इंश्योरेंस। कंपल्सरी इंश्योरेंस, देखो आप एक बार पढ़ो, आपको बहुत इजी लगेगा, पढ़ो, बहुत 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 इजी है।
डन है, बहुत सिंपल है। ग्रेचुइटी का पेमेंट कौन देता है बताओ? एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर को लगता है कि हम इतना लमसम पेमेंट कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो वो क्या करवा देगा, अपना इंश्योरेंस करवाएगा, जहाँ पे वो कुछ प्रीमियम देगा किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। इस वजह से एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा, क्योंकि ग्रेचुइटी तो उसको मिलेगा आइदर फ्रॉम एम्प्लॉयर या फिर इंश्योरेंस कंपनी से। नॉर्मली इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी रहता है, लेकिन अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट में 500 से ज़्यादा वर्कर है, कितना का प्रीमियम भरेगा बे तुम? पगला जाएगा। समझ आ रहा है? 500 से ज़्यादा एम्प्लॉई है तो आपको इंश्योरेंस नहीं कराना। और दूसरा, अगर आप खुद से ही एक बोलो सेपरेट ग्रेचुइटी फंड मेंटेन करते हो तो आपको इंश्योरेंस करवाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कीवर्ड्स क्या बताइए? इफ देयर आर मोर देन 500 वर्कर्स, नो नीड टू मेंटेन कंपल्सरी, नो नीड टू ऑब्टेन व्हाट? कंपल्सरी इंश्योरेंस, एंड इफ देयर इज अ सेपरेट अकाउंट फंडेड फॉर ग्रेचुइटी देन नो नीड टू मेंटेन कंपल्सरी इंश्योरेंस। डन है। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है क्या बोलो? नोटिस ऑफ ओपनिंग, चेंज एंड क्लोजर। नोटिस ऑफ ओपनिंग, चेंज एंड क्लोजर ग्रेचुइटी का। ठीक है, नोटिस ऑफ व्हाट? ओपनिंग, चेंज एंड क्लोजर्स। अब ओपनिंग, चेंज, क्लोजर, ये जो चीज होने वाला है ये ग्रेचुइटी से रिलेटेड होने वाला है, बट किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। किसका होने वाला है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन खुला है, चेंज हुआ है या फिर बंद हुआ है। डन है क्या? अब देखो क्या बोलता है, ग्रेचुइटी डज नॉट अप्लाई ऑन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इट अप्लाइज ऑन फैक्ट्रीज, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, माइंस, रेलवे कंपनी, भाड़ में जाए जितना मेंबर भी हो। डन है। और ऑन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग कितना बोलो? 10 या उससे ज्यादा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जब कभी भी एप्लीकेबिलिटी अराइज होता है, एप्लीकेबिलिटी क्या होता है बताओ? अराइज होता है। एप्लीकेबिलिटी अराइज होता है, यानी कि आपके ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट क्या हो चुका है बोलो? एप्लीकेबल हो चुका है। तो एम्प्लॉयर इन्फॉर्म करेगा गवर्नमेंट अथॉरिटी को। एम्प्लॉयर, आपके ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट अथॉरिटी को, जिसको ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी बोलते हैं या फिर लेबर कमिश्नर भी बोलते हैं। समझ आया? लेबर कमिश्नर मतलब लेबर नहीं है, लेबर लॉ से रिलेटेड जो लेबर लॉ को ध्यान देगा उसको बोलते हैं लेबर कमिश्नर। या फिर आप किसको इन्फॉर्म करेंगे? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। समझ आ रहा है? किस फॉर्म में इन्फॉर्म करेंगे बोलो? फॉर्म ए, विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इसमें बेटा देखो पहले ओपन होगा, फिर चेंज हुआ तो हो सकता है और क्लोजर हुआ तो हो सकता है। ठीक है, तो स्टेप है, तो ABCD याद है? फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। समझ आ रहा है? ओपनिंग के लिए कौन सा फॉर्म है? कितना दिन? 30 डेज। डन है। देखो लिखा है, जब कभी भी एप्लीकेबिलिटी अराइज होगा, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट अथॉरिटी को, जिसको हम लोग कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी बोलते हैं, लेबर कमिश्नर भी बोलते हैं। किस फॉर्म में इन्फॉर्म करेगा बोलो? फॉर्म ए, विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी, विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। डन है क्या? एम्प्लॉई विल ऑल्सो इन्फॉर्म, employees will also inform to controlling authority when there is any change in the structure of, और employee नहीं होगा बेटा, employer ही होगा। employer will also inform to controlling authority when there is any change in the structure of organization। structure मतलब organization में changes आ रहे हैं, पार्टनरशिप से कंपनी हो रहा है या प्रोप्राइटर से 1% हो रहा है, मतलब कन्वर्जन हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। रेलिवेंट फॉर्म इज क्या बोलो? फॉर्म बी, टू बी फाइल्ड विद इन कितना दिन ऑफ चेंजेस? विद इन 30 डेज ऑफ चेंजेस। MCQs तो पूछ ही सकता है फॉर्म से रिलेटेड। फॉर्म ए यूज होता है ओपनिंग के लिए, फॉर्म बी यूज होता है चेंज इन स्ट्रक्चर्स के लिए। डन है क्या? 30 डेज में बताना है। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर धंधा बंद कर रहा है, wants to close the
क्लोज द व्हाट बोलो, ऑर्गेनाइजेशन। वो इन्फॉर्म करेगा किसको? इन्फॉर्म नंबर सी, 60 days इन एडवांस। यहां पे इन्फॉर्म पहले करेगा, बंद होने के बाद नहीं, बंद होने से पहले 60 दिन, और बाकी दो में ओपन हुआ तो 30 दिन बाद, चेंज हुआ तो 30 दिन बाद। समझ आ रहा है? यहाँ पे 60 days इन एडवांस। जो भी डेट है आपका इंटेंडेड क्लोजर, मतलब आपको जो इंटेंशनली लग रहा है कि हम इस डेट पे क्या करेंगे, बंद करेंगे, वहां से 60 दिन का एडवांस नोटिस दीजिए कि हम ना बंद करने वाले अपना ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म नंबर किस में बोलो? सी में। इन अदर वर्ड्स, एम्प्लॉयर कैन क्लोज द ऑर्गेनाइजेशन ओनली आफ्टर 60 days ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म सी। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। ठीक है, ग्रेच्युटी एक्ट बहुत सिंपल है, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, आप अगर नोटिस करेंगे ना तो वो लोग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, दैट इज ये वाला, फॉर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी। क्या पूछ सकता है बोलो? फॉर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी, कि हाउ द ग्रेच्युटी इज फॉरफिटेड। डन है क्या? फॉर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी। ओके, अब डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कैसे डिटरमाइन करेंगे? एम्प्लॉई मस्ट डिटरमाइन द ग्रेच्युटी हिमसेल्फ विदाउट वेटिंग फॉर एनी क्लेम फ्रॉम एम्प्लॉय। डन है क्या? ये एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, एम्प्लॉयर मस्ट डिटरमाइन द ग्रेच्युटी हिमसेल्फ विदाउट वेटिंग फॉर एनी क्लेम फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लेम करे उससे पहले तुम उसको क्या करो? ग्रेच्युटी को डिटरमाइन कर लो। और पेमेंट होना चाहिए कितना दिन के अंदर? 30 days ऑफ लिविंग द एस्टैब्लिशमेंट। एम्प्लॉय नौकरी छोड़ा, 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दो ग्रेच्युटी का। डन है? एम्प्लॉय नौकरी छोड़ा, 30 दिन के अंदर क्या कर दो? पेमेंट कर दो। किसका? मेरा, तुम्हारा, किसका? ग्रेच्युटी का। आफ्टर 30 days, 30 दिन बाद अगर नहीं पेमेंट किए तो लेट पेमेंट इंटरेस्ट लगेगा। कितना परसेंट बोलो? 10% पर एनम करके। 30 दिन के नौकरी छोड़ा, 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, नहीं करोगे तो 10% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा। इफ एम्प्लॉयर डज नॉट पे ग्रेच्युटी एट ऑल, ग्रेच्युटी पे ही नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय कैन क्लेम द ग्रेच्युटी इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। डन है? वो कहां पे क्लेम कर सकता है बोलो? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब आता है जो तीसरा सवाल वो लोग पूछ सकता है कि डिमांड एंड क्लेम ऑफ ग्रेच्युटी। व्हाट इज द प्रोसीजर टू डिमांड द ग्रेच्युटी? व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्लेम द ग्रेच्युटी? और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, एप्लीकेशन, व्हाट एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेच्युटी। बच्चा घबरा जाता है, एप्लीकेशन क्या होता है? वही क्लेम। ठीक है, या फिर ये बोलता है राइट डाउन द प्रोविजन रिलेटिंग टू ग्रेच्युटी इन डिस्प्यूट। तो सबका जवाब यही है बेटा, ये सारा सवाल का जवाब यही है। एम आई क्लियर विद दिस? ये सारा सवाल का जवाब कहाँ है? यही है। डन हो गया? थोड़ा सा बेटा, एक दिन में एक एक एक्ट पढ़ा रहे हैं, और क्या ज़्यादा नहीं, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। आ जाओ, डिमांड एंड क्लेम ऑफ व्हाट? ग्रेच्युटी। अगर तुम नोटिस करोगे 5 क्लास में अगर हम 15 मार्क्स पढ़ा सक रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तुम भी उसी हिसाब से पढ़ो, हो जाएगा। और फैक्ट्री एक्ट पढ़ने के बाद तो तुम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस आया ही होगा कि ऐसा लॉ अच्छा लग रहा है, क्यूट है। क्यूट तो है, क्यूट तो है, लेकिन उसमें क्या है बोलो तो? रिटेंशन ज़्यादा है, बहुत याद रखना है। डन है? अब इधर आ जाओ। प्रोबेबली 5 या ज़्यादा से ज़्यादा एकदम मैक्सिमम जाए तो 10 सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, 2 वीक्स का टाइम देंगे, सारा लॉ को एकदम पढ़ लो, 3 ठो मॉक टेस्ट दे दो, पास हो जाओगे। ठीक है, एक हफ्ता में आके कंपनी लॉ दे दो, फिर नेक्स्ट हफ्ता लेबर लॉ दे दो, नेक्स्ट हफ्ता कमर्शियल लॉ दे दो, और दिसंबर में एग्ज़ाम है ना, मिड ऑफ अक्टूबर में, मतलब वही 25-26 अक्टूबर में एक पूरा टेस्ट दे दो। ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ के दे देना। ठीक है, पहले हम तोड़ के पढ़ा दे रहे, कंपनी लॉ टेस्ट दे दो, लेबर लॉ दे दो, कमर्शियल लॉ दे दो। ठीक है, जो भी लॉ पेपर में बनाऊंगा आप बस जो पढ़ा है वो पढ़ो, मैं पूरा क्वेश्चन बनाऊंगा एज पर पास्ट पेपर्स।
रिपीटेटिव नेचर का 10-12 साल के एक बार में, तो तुमको मेरे सब्जेक्ट में 5 पेपर देखने का ज़रूरत भी नहीं है। टैक्स का भी शुरू कर दो, क्योंकि मैं 2 टेस्ट लूँगा टैक्स का, ठीक है। अच्छा खासा कवरेज हुआ, अच्छा खासा कवरेज हुआ पूरा का पूरा, ठीक है, फटाफट कर लो। डन है। चिटिर फुटिर बचा टॉपिक है, रेसिडेंशियल क्लबिंग सेट ऑफ, ये सब पापड़ी चाट टॉपिक है। इसमें पढ़ना नहीं पड़ता है, इसमें समझना पड़ता है, बिकॉज आपका 5 एड्स हुआ है, डिडक्शन हुआ है, तो जल्दी होता है। डन है क्या? आ जाइए। 10 तारीख को एग्जाम है, पता है ना? देर है तो देरी है ना 10 तारीख को। और कौन सा एग्जाम देगी? तुम देगी दीपिका? अच्छा तुम लोग क्या वो कोई पारी पारी खेलता है? हाँ, कौन सा बुक? तो एक जन आता है, एक जन नहीं आता, फिर एक जन आता, फिर वो नहीं आता है, पारा पारी बांधता है रे तुम लोग। इधर आओ। डिमांड एंड क्लेम ऑफ व्हाट बोलो? ग्रेचुइटी। डिमांड एंड क्लेम ऑफ व्हाट बोलो? ग्रेचुइटी। नाउ व्हाट इज डिमांड एंड क्लेम फॉर ग्रेचुइटी? तो ध्यान से देखिए, डिमांड एंड क्लेम फॉर ग्रेचुइटी क्या है? एम्प्लॉई कैन अप्लाई फॉर ग्रेचुइटी टू एम्प्लॉयर इन फॉर्म आई after 30 days, within 30 days, or even before the leaving of establishment. देखो तुम लोग पगलाओगे, हम अच्छा से पढ़ाए थे। ये कौन हुआ? एम्प्लॉयर, ठीक है। ये कौन हुआ? एम्प्लॉय जॉब छोड़ दिया। तो जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ा तो एम्प्लॉयर को कितना दिन में पेमेंट कर देना है? ठीक है। 30 डेज में नहीं किया तब एम्प्लॉय कर सकता है क्लेम। तो वही बोल रहा है, एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर ग्रेचुइटी टू एम्प्लॉयर इन फॉर्म आई आफ्टर 30 डेज। 30 डेज के बाद जॉब छोड़ा, 30 डेज तक वेट किया, वो नहीं दिया तो वो अप्लाई कर सकता है। और विद इन 30 डेज उसको पैसा का बहुत जरूरत है, तब भी अप्लाई कर सकता है, जॉब छोड़ते हुए दे दो। और इवन बिफोर द स्टैब्लिशमेंट, जॉब छोड़ने से पहले भी मांग सकता है। बोलने का मतलब है, ऑब्वियसली वो बोल रहा है कि भैया हम 20 दिन में जॉब तो छोड़ ही देंगे, प्लीज मेरा ग्रेचुइटी थोड़ा क्लियर कर दो। मतलब पता होना चाहिए कि तुम जॉब छोड़ रहे, अनसर्टेन नहीं कि कभी भी छोड़ सकते, ऐसा नहीं। डन है। तो आप क्लेम कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जब इंप्लॉय खुद क्लेम करेगा, खुद इंप्लॉय खुद, तो वो किस फॉर्म में क्लेम करेगा? आई। वो खुद क्लेम कर रहा है ना, इसीलिए वो बोल रहा है आई भरेंगे। क्या भरेंगे? आई। आई आई फॉर्म आई। डन है, फॉर्म आई क्लेम किया। उसके बाद ध्यान से, इन केस इंप्लॉय मर गया हुआ है, इंप्लॉय क्या हुआ बोलो? मरा हुआ है, मर गया इंप्लॉय, तो उसका नॉमिनी क्लेम कर सकता है ग्रेचुइटी इन फॉर्म जे में, इन फॉर्म जे, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेथ। इंप्लॉय खुद क्लेम करेगा तो किस में? इंप्लॉय का मौत हो गया है तो कौन क्लेम करेगा? नॉमिनी। कितना साल के अंदर क्लेम कर सकता है? 1 ईयर फ्रॉम द डेथ। किस फॉर्म में? जे में। ठीक है। अगर नॉमिनी अनअवेलेबल है, जिसको हम अपॉइंट किए थे अनअवेलेबल है, तो लीगल हेयर जो होता है एम्प्लॉय का, वो ग्रेचुइटी क्लेम कर सकता है फॉर्म के में विद इन 1 ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। लीगल हेयर और नॉमिनी में फर्क होता है क्या? लीगल हेयर और नॉमिनी में फर्क होता है क्या? क्या?
फेवर उसका होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत सही है। वो जैसे बोल रहा है कि नॉमिनी हो सकता है मेरा रिलेटिव ना भी हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, हम मेरा दिल जिससे मैच करे, ठीक है, मेरा दिल मान लो कैटरीना से बहुत मैच होता है, ठीक है, तो हम उसको भी नॉमिनी रख सकते हैं, तो वो नॉमिनी हुई। लेकिन पहला अधिकार किसका है मांगने का? नॉमिनी का ही है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि एक तरह का ये वसीयत हो गया कि हम नहीं तो ये डन है। तो इफ नॉमिनी इज अनअवेलेबल तब लेगा कौन बोलो? लीगल हेयर। और वो किस में ग्रेचुइटी क्लेम करेगा? के में। तो 3 फॉर्म हुआ, एक हुआ आई, जे, के। सबसे बेस्ट यहाँ अल्फाबेट्स में हम सब सजाए, ठीक है। फॉर्म ए था ओपनिंग के लिए, फॉर्म बी था चेंज के लिए, फॉर्म सी था क्लोजर के लिए, फॉर्म एफ था नॉमिनी के लिए, फॉर्म एफ नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए, जी तो जी आने वाली फॉर्म जी, और फॉर्म एच था नॉमिनी को चेंज करने के लिए। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? एच खत्म हुआ नॉमिनी चेंज करने के लिए, नहीं समझा? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक पढ़े, डी वी अपना नहीं था, एच तक पढ़े, ठीक है। फिर एच के बाद क्या आता है? आई। आई क्लेम कर सकता है ग्रेचुइटी, मतलब एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है, अगर वो नहीं है तो नॉमिनी क्लेम कर सकता है, किसमें? जे में। और नॉमिनी नहीं है तो कौन क्लेम कर सकता है? लीगल एयर क्लेम कर सकता है, किस फॉर्म में? फॉर्म के में, ठीक है। अभी होगा आर, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर आंसर करेगा एम्प्लॉय को, लीगल हेयर को, नॉमिनी को, कितना दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। बोलने का मतलब है ये जो तुम लोग यहाँ पे क्लेम किए हो, आई में किया है कौन? आई में कौन क्लेम किया है? एम्प्लॉय क्लेम किया है। ये कौन है? नॉमिनी। नॉमिनी किस फॉर्म में क्लेम कर सकता है? जे में, के में? श्योर? किस में क्लेम कर सकता है बोलो? जे में, ठीक है। और अगर कोई भी तरह का, कौन है बोलो? लीगल हेयर, तो वो क्लेम कर सकता है किस फॉर्म में? फॉर्म के में। तो ये लोग जब मिल के क्लेम करेगा, चाहे आई में कर सकता है, चाहे जे में कर सकता है, या फिर के में कर सकता है, ये लोग जो क्लेम करेगा इसको रिप्लाई देगा एम्प्लॉयर, कितना दिन में? 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर क्या देगा बोलो? रिप्लाई देगा। तो 15 दिन के अंदर वो रिप्लाई दे सकता है, वो रिप्लाई दे सकता है इसको, इसको और इसको, और तीनों को रिप्लाई देगा किस फॉर्म में? एल में। एल एल एंड एल, ठीक है। फॉर्म एल में देगा अगर वो रेडी है पे करने के लिए, ठीक है, और नहीं तो फॉर्म एम देगा, रिप्लाई देगा अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है कोई कारण से, कारण लिख के। अगर रेडी है पेमेंट करने के लिए तो कौन सा फॉर्म? एल, और अगर रेडी नहीं है तो एम। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर है? यस और नो? अब मान लो कि ये साला रिप्लाई ही नहीं दिया, ना पेमेंट किया 15 दिन के अंदर, एटलीस्ट बोलो देंगे एल में, नहीं देंगे एम में, देंगे एल में, नहीं देंगे एम में, बोलो। तब एम्प्लॉय अप्लाई कर देगा किसके पास? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। पहले तुम जिससे तुमको सामान चाहिए पहले उससे तो मांगो, वो अगर बोल दिया नहीं देंगे तब तुम जाओ दूसरे जगह कि सही में यार नहीं देगा, तब जाओ दूसरे जगह, जब दे रहा है तो ले लो, ठीक है। अब हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारा पापा तो लगता नहीं कि सुन लेगा एक बार में, तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कितना दिन के अंदर? 90 डेज फ्रॉम रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर इन फॉर्म एन। फॉर्म एन में एप्लीकेशन दो, ओ कंट्रोलिंग अथॉरिटी पेमेंट नहीं दे रहा है वो। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी नोटिस इशू करेगा एम्प्लॉयर को और उससे डिमांड करेगा एक्सप्लेनेशन, जितना दिन वो देना चाहे। किस फॉर्म में उसको नोटिस देगा बोलो? ओ में। ओ कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्यों नहीं दे रहा है रे? समझ आया अच्छी तरह से? सुनो ध्यान से। एम्प्लॉई क्लेम करेगा फॉर्म आई में, नॉमिनी क्लेम करेगा जे में,
लीगल हेयर क्लेम करेगा के। ये जो क्लेम किया है इसका रिप्लाई एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। अगर वो रेडी है पे करने के लिए तो फॉर्म एल फाइल करेगा, मना कर रहा है पेमेंट देने से एम देगा। मान लो रिप्लाई दिया नहीं या पेमेंट ही नहीं दे रहा है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास आप अप्लाई कर सकते हो इन फॉर्म एन में विद इन 90 डेज। कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिमांड नोटिस भेजेगा, ओ एम्प्लॉयर पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है, किस फॉर्म में, ओ में। समझ आ रहा है? दिन वो कुछ भी रख सकता है फॉर्म एन में। डन है क्या अच्छी तरह से? अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी कैन इशू समन टू एनीवन टू बी प्रेजेंट बिफोर द अथॉरिटी टू गिव एक्सप्लेनेशन। फॉर्म ऑफ समन इज फॉर्म पी। बोलने का मतलब जानते हो बेटा क्या बोलने मांग रहा है? समन का मतलब जानते हो? बुलावा। बुलावा, कोर्ट का समन आया है, बोलो कोर्ट का समन आया है, चलो बुलावा आया है। किसने बुलाया है? थैंक यू। ठीक है, कोर्ट का बुलावा आया है, समझ आ रहा है? चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है। तो कोर्ट जो होता है समन देता है, उसी तरह से कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी समन दे सकता है। समन मतलब बुलावा आ सकता है कि आओ। कंट्रोलिंग अथॉरिटी सबको बुला सकता है, प्रेजेंट हो मेरे सामने, ऑर्डर, ऑर्डर है ये, आना पड़ेगा तुमको। डन है उसके पास? अच्छा, सब कुछ सुनने के बाद वो अपना फाइनल डिसीजन देगा फॉर्म क्यू में। ये तो हो चुका है एक बार, इसीलिए ठीक कर दिए। डन है? हाँ, पेमेंट दे देगा तो इतना नौटंकी नहीं, खत्म। समन किया, बुलाया, फिर डिसीजन दिया फॉर्म क्यू में। अब जो भी डिसीजन दिया सुनना पड़ेगा तुमको। डन है? तो इस तरह से क्या होता है बोलो, क्लेम होता है। इतना घटिया पेपर बना देगा ना, डायरेक्ट पूछ लेगा हाउ टू क्लेम ग्रेचुइटी, और तुम साला पूरा पढ़ा नहीं इसको, फॉर्म तो खत्म। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट्स आ जाइए। बस बेटा हो गया, बस घर जाएंगे फिर सोएंगे। आ जाइए। मोड ऑफ पेमेंट ओनली 10 मिनट्स। मोड ऑफ पेमेंट, ग्रेचुइटी कैन बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। कैश में पेमेंट करना, इतना लॉयल्टी दिखाए, गाड़ी दे दिए, बोले लो इतना साल काम किया तुम्हारे लिए गाड़ी, तो गाड़ी डज नॉट मीन्स ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी अलग, गाड़ी अलग। हाँ, डन है? अच्छा, कैश मीन कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर। अच्छा, इफ द ग्रेचुइटी अमाउंट इज लेस देन 1000 इट कैन ऑल्सो बी पेड बाई पोस्टल मनी ऑर्डर। ग्रेचुइटी का पेमेंट 1000 है, होता तो नहीं है, अगर है तो मनी ऑर्डर से भी पेमेंट कर सकते हो। इफ द एम्प्लॉय हैज डाइड gratuity can be paid to nominee. However, if nominee is minor, it should be converted into fixed deposits. एक बार क्वेश्चन पूछा था इससे, हम देते हैं तो पता नहीं क्या मेरा आत्मा में आता, हम दे जरूर देते, ये सब बहुत डिटेल में देते हैं हम। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछ लिया था केस स्टडी टाइप में कि पेमेंट ना एम्प्लॉय मर चुका है और जो नॉमिनी वो अभी भी कौन है, माइनर है। अब क्या होगा, ये होगा। ठीक है, नॉमिनी अगर माइनर है तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। दिस फिक्स्ड डिपॉजिट शुड बी केप्ड सेफ विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। फिक्स्ड डिपॉजिट मस्ट बी मेड इन नेशनलाइज्ड बैंक ओनली। दिस एफडी शुड बी हैंडेड ओवर टू द नॉमिनी व्हेन ही बिकम्स अ मेजर। एफडी बना दो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का कस्टडी में, नेशनलाइज्ड बैंक में एफडी होना चाहिए, और जैसे वो मेजर होगा उसको हाथ में थमा दो। डन है? अब आता है कौन, बोलो, पावर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। बस इतना ही पूछ लिया, इतना पढ़े और पूछ लिया 4 मार्क्स का, व्हाट इज द पावर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और तुम लोग सब पढ़े तो वही नहीं पढ़े। व्हाट इज द पावर ऑफ व्हाट, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैज गॉट द पावर ऑफ व्हाट, सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की तरह काम करता है ये। किसकी तरह काम करता है बोलो, सिविल कोर्ट। फॉलोइंग आर द पावर, डिमांड अटेंडेंस ऑफ एनीवन, किसी को भी बुला सकता है, किसी को भी बुला सकता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसी को भी बुला सकता है। डिमांड स्टेटमेंट ऑन ओथ, ओथ दिलवा के स्टेटमेंट मांग सकता है, खाओ गीता पे रख के कसम कि तुम जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। गीता होता नहीं आता है, ऐसे जो बोलता है वो बोलता है एविडेंस जो देता है, एविडेंस जो विटनेस होता है ना, विटनेस। गुनेगार को नहीं बोलते गीता छू के बोलो, अगर इतना ही वो गीता फॉलो करता तो गुनेगार थोड़ी ना होता। डन है?
जो विटनेस देने वाला है किसी के अगेंस्ट या किसी के बिहाफ में, मान लो ये मर्डरर है, हम उसका विटनेस दे रहे हैं, हम देखे, तो ये जो हम बोल रहे हैं सच बोलेंगे, वो विटनेस पे होता है। तो वो जो जज रिपीट कराता है वो रिपीट करके बोल देता है। गीता नहीं छुआता है, गीता के नाम पे बोला जाता है, ठीक है। गीता हो गया अपने रिलीजन के कोई भी गॉड है उस पर। देखो, डिमांड नोटिस फ्रॉम एनीवन, सॉरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनीवन, डिमांड एविडेंस फ्रॉम एनीवन, इशू कमीशन टीम फॉर एग्जामिनेशन। बहुत इजी है बाबा, अटेंडेंस मांग सकता है, बुला सकता है, चेक कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट मांगना हो तो मांग सकता है। अच्छा सुनो, याद करो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी किस फॉर्म में ऑर्डर देता है? क्यों में फाइनल डिसीजन दे दिया। अब तुमको कंट्रोलिंग अथॉरिटी का ऑर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको उसका ऑर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम अपील कर सकते हो। एप्पल नहीं है बेटा, अपील है, ठीक है। अपील कर सकते हो तुम। अपील कहाँ कर सकते हो? अपील कर सकते हो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास कितना दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। वो खुद अपील ले सकता है या फिर कहीं हायर अथॉरिटी के पास अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई एक दो आदमी होता है, कमिश्नर का आदमी होता है, लेबर कमिश्नर, ठीक है। उसका ऑर्डर तुमको ठीक नहीं लगा, गवर्नमेंट को कंप्लेंट की, गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी के पास मूव कर सकता है। डन है। अच्छा, एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटीज। इफ द एम्प्लॉयर अप्लाइज इन गुड फेथ दैट ही इज नॉट इन पोजिशन टू पे द ग्रेचुइटी, वो अप्लाई करता है कि देखो हम तो देने के लिए रेडी थे बट अभी मेरा पोजीशन नहीं है पेमेंट करने का ग्रेचुइटी, कैन प्रोवाइड पार्शियल और कंप्लीट एग्जेम्पशन फ्रॉम ग्रेचुइटी लायबिलिटी, तब तुमको ग्रेचुइटी से मुक्त कर सकते हैं। मेरे घर में अभी धंधा चल रहा था, तुम लोग को रखे थे, ठीक है, उसी में अब ये रिटायर हो गया, रिटायर हो गया, रिटायर हो गया, मेरा धंधा खराब चल रहा है, हम कहाँ से दे ग्रेचुइटी? देना पड़ेगा, कानून है। अबे ठीक है, हम दे कहाँ? एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। खुद का घर को भिखमंगा बना के किसी और का घर तो नहीं ना संभाल सकते, खुद भूखे रखे किसी और को खिलाओगे? सच बताओ, अगर खिला रहे हो तो पागल हो साला तुम। एग्जेम्पशन शुड बी अवॉइडेड, एग्जेम्पशन शुड बी अवॉइडेड ओनली मेरिट, एग्जेम्पशन अवॉइड किया जाएगा, मेरिट केसेस पे दिया जाएगा। आ जाओ, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी शैल रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अटैचमेंट। इसका मतलब समझते हो? गिरवी नहीं रख सकते ग्रेचुइटी को तुम। सपोज करो हम क्या नाम था तेरा, गौतम से लोन लेना चाहते हो, वो बोलता है गिरवी रखो कुछ, हम बोले ना एक जगह काम करते वहाँ ग्रेचुइटी मिलेगा लमसम, वो गिरवी है, ये हम अटैच नहीं कर सकते। ग्रेचुइटी रिटायरमेंट बेनिफिट इट कैन नॉट बी अटैच्ड। तुम गिरवी को ग्रेचुइटी नाम पे नहीं रख सकते। डन है क्या अच्छी तरह से? It means gratuity is a personal property of employee and his creditor cannot claim money from this. क्रेडिटर बोलेगा ग्रेचुइटी का पेमेंट दो, नहीं, वो नहीं बोल सकता। डन है, वो नहीं बोल सकता। नेक्स्ट, वाव, खत्म, फाइनली वी डिड इट। Employer must display summary of gratuity act and work for the reference of employee and employer. वो ग्रेचुइटी क्या होता है, क्या बोलता है, अपने ऑफिस में लगा सकता है, इंग्लिश में डिस्प्ले कर सकता है, लोकल लैंग्वेज में भी डिस्प्ले कर सकता है। जो फॉर्मेट है डिस्प्ले करने का, किस फॉर्म में दिया हुआ बताओ? फॉर्म यू में। डन है। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेचुइटी एक्ट।